ख्याल है कि क्यारा एक मौजज़े की नुमाइंदगी करती है जिसे मॉडर्न ज़माने का मौजज़ा कह सकते हैं। हमारे अंदर क्यारा की याद बहुत ताज़ा है। उसके इंतहाई सुकून ने हमें हमेशा दम बखुद रखा है। मैं बहुत से नौजवानों के लिए ये तमन्ना करता हूँ कि वो उसके तजर्बे की बदौलत मसीह यीशु को दरियाफ्त कर सकें जो कि खजाना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वो पहला मुकाम पाने का हकदार है। उसको पाने के लिए सब कुछ बेच दो। मैं कह सकता हूँ कि उसने मेरी बहुत दफ़ा मदद की है, इसलिए मैं उसे अपना निगहबान फरिश्ता समझता हूँ। निगहबान फरिश्ता। क्यारा लूचे बदानो इटली में लिगोरिया के एक छोटे से मकाम कासेलो में 11 साल के इंतजार के बाद अपने वालिदैन के यहाँ 29 अक्टूबर 1971 को पैदा हुई। जब क्यारा पैदा हुई तो हमें फौरन ऐसा लगा कि ये मुकद्दसा मरियम का फजल था। क्यारा अपनी जिंदगी के 18 साल हमारे लिए अजीम तोहफा रहे। क्यारा लूचे ने 9 साल की उम्र में आइडियल को जाना। थोड़े अरसे बाद 1981 में उसने अपने अम्मी और अब्बू के साथ रोम में होने वाले फैमिली फेस्ट में शिरकत की। ये एक अजीम आइडियल एक शानदार और नई दरियाफ्त था। उन तमाम लोगों के दरमियान हमने ये महसूस किया कि ये फजल जो यस्सु हम पर निछावर कर रहा था हमारी जिंदगियों को बदल देगा। यहाँ तक कि वापसी पर रॉजर के साथ ये कह रहे थे कि अगर कोई हमसे ये सवाल करता कि तुम्हारी शादी कब हुई थी, तो हमारा ये जवाब होता, जब हमने आइडियल को जाना। उस वक्त हम तीनों की जिंदगी एक साथ बदल गई। ये एक शानदार हकीकत थी, एक फजल था। हमने हकीकी जिंदगी शुरू कर दी। क्यारा लूचे ने आइडियल पर अमल करना शुरू कर दिया। वो स्कूल में और घर में भी प्यार करने में पहल करती। वो एक सरगर्म और मसरूफ जंत्री थी। अपने कमरे में उसने कागज पर एक साफ सुथरी फहरिस्त बना रखी थी जिसमें उसकी किताबों और बाकी चीजों के नाम दर्ज थे। इन चीजों को अपनी जायदाद नहीं समझती थी। उसने ये फहरिस्त इसलिए बनाई ताकि ये चीजें जरूरतमंदों को दे सके। ये काम उसने अपने यूनिट की जन से शुरू किया। साल गुजरते गए और उसने अपने आप को जन 2 के दरमियान पाया, लेकिन अपने से छोटी जन लड़कियों के लिए काम करना जारी रखा और 1988 में जन 4 को उनकी कांग्रेस के लिए रोम लेकर गई। उस वक्त से वो उनके दिल में बस गई। वो बड़े एतमाद के साथ अपने आप को उस्ताद की शख्सियत में खो देती और उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती। उसकी पुरसुकून मुस्कुराहट, आंखों की शफाफ रोशनी जिसके साथ वो मेरी और दूसरे असातिज़ा की वजाहतों को सुनती थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। नफासत और रूहानी हलीमी का नक्श उसमें बहुत नुमायां था। यकीनन हम सब ने उसे नोट किया। मुझे याद है जब हम छोटी थीं और जैन मीटिंग में जाया करती थी, तो वो एक दोस्त थी, एक जैन, जिसके साथ हम मीटिंग में शिरकत करते थे, खेलते थे, मजाक करते थे। वो एक बच्ची थी, लेकिन इसके बाद वो जिंदगी से भरपूर लड़की थी। शायद जिंदगी का यही पहलू, यही नजरिया एक ऐसी डोर थी जिसने क्यारा के साथ मेरा रिश्ता कायम किया। मुझे याद है जब वो छोटी थी तो एक तेज तरार बच्ची थी, खेलकूद में साथी, बड़ी दिलचस्प किस्म की लड़की थी, बड़ी दिलचस्प। उस वक्त शायद वो इस हकीकत से बेखबर थी जो जिंदगी के आखिरी हिस्सा में उस पर जाहिर हुई थी। क्यारा लूचे कुदरती तौर पर बड़ी चुस्त तबीयत की मालिक थी। उसे पहाड़ बेहद पसंद थे, लेकिन समंदर में गोता लगाते हुए वो खुशी से फूले ना समाती थी। बाजुकात वो मुकाबले करती। समंदर मौजन होता तो वो अपनी जान खतरे में डाल देती। मैं उसे लहरों के नीचे से गुजरते हुए देखती तो मुझे बहुत डर लगता, लेकिन वो खुश होती और कहती, ए मुझे देखो, और गोता लगा देती। अगर मैं उसे फौरन ऊपर आते ना देखती तो मेरी सांस रुक जाती, लेकिन
जब वो ऊपर आती तो अपनी इस हरकत पर बहुत खुश होती और एक गहरी खुशी महसूस करती। लेकिन टेनिस खेलते हुए ये बीमारी जाहिर हुई थी। यहाँ भी उसने अपने आप को खतरे में डाला था। शुरू ही में जब बीमारी का भी पता नहीं चला था, वो घर आती तो उसे देखकर मुझे बड़ा दुख महसूस होता, क्योंकि वो उदास होती थी और मुझे बताना नहीं चाहती थी कि टेनिस खेलते हुए वो कोई दर्द महसूस करती थी। लेकिन मुझे नजर आता था। कभी कभी कहती, पता नहीं क्यों मेरे इस बाजू में दर्द रहता है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि एक मुकाबले के दौरान उसने बहुत सख्त दर्द महसूस किया, क्योंकि वो घर आते ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरे पास आई और मुझसे कहा, अम्मी मुझे इतना सख्त दर्द महसूस हुआ कि रैकेट मेरे हाथ से गिर गया। हर किस्म के मेडिकल टेस्ट शुरू हो गए ताकि दर्द की वजह दरियाफ्त की जा सके। अब क्यारा लूचे की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन जब वो घर में अकेली थी और सख्त तकलीफ की वजह से बिस्तर पर थी, तो फासलों के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हुए घर से जेनवा तक ट्रेन में अकेले सफर किया, ताकि वहां के फोकुलारे पहुंचकर उस टेलीफोन कॉल में शिरकत करे जिसके जरिए क्यारा लोबेक तमाम दुनिया में राब्ता कायम करती है। बाद में अपनी माँ को बताती है कि मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैंने महसूस किया कि यीशु मुझे बुला रहा है। पहला ऑपरेशन हुआ जिससे ज्यादा उम्मीदें कायम न रहीं। अगरचा काफी साल गुजर गए हैं, लेकिन उसकी याद मेरे दिल में अभी भी ताजा है। वो ऐसी लड़की थी जो अपनी जिंदगी की भरपूरी, जिंदा रहने की जबरदस्त आरज़ू, चुस्ती, खुश मिजाजी और अपनी दायमी मुस्कुराहट के साथ दूसरों को बहुत मुतासिर करती थी। उसके साथ साथ वो बहुत गौर व फिक्र करने वाली, अपनी उम्र की मुनासबत से बहुत बालिग और एक नुमाया अंदरूनी कुव्वत की मालिक थी। उससे हमारी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो हड्डी के मोहलक ट्यूमर की तशखीस के बाद आई। जो इलाज हमने तजवीज़ किया, उसने फौरन उसे कबूल किया। वो हर बात जानना चाहती थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी तफसील भी। रोज़मर्रा की बातें, खून के टेस्ट, एक्सरे और इलाज का तरीक़ाकार जानना चाहती थी। उसका इस तरह पुरसुकून रहना हमें बहुत मुतासिर करता था। यकीनन वो घर से इतनी खुशी से नहीं आती थी। हर बार हस्पताल जाने के लिए घर से निकलना उसके लिए तकलीफ दे था, लेकिन वो आती थी क्योंकि वो जानती थी ये उसकी बेहतरी के लिए था। जन और तहरीक के दूसरे मेंबर बारी बारी अस्पताल में आते थे ताकि उसे और उसके खानदान को सहारा दे सके। क्यारा लूचे हर नए दुख को एक नए फैसला कुन तरीके से खुदा की नजर करते हुए कहती, ऐ यसू तेरे लिए, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। लोरेतो से क्यारा लोबेक ने उसे एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उसे अपनी दुआओं का यकीन दिलाया और इसके अलावा एक खास यादगारी निशान भेजा। बीमारी बढ़ती चली गई और सख्त आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। क्यारा लूचे की टांगें नाकारा हो गईं। एक और नया और तकलीफदेह ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ। क्यारा अपने आप को एक तारीक सुरंग में महसूस करती है, लेकिन दोबारा प्यार शुरू करने से रोशनी वापस आ जाती है। वो बड़ी राजदारी से किसी को बताती है कि अगर मुझे दोबारा चलने और बहिश्त में जाने में से किसी एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो मैं बगैर हिचकिचाहट के बहिश्त में जाने का इंतखाब करूंगी। अब मुझे सिर्फ यही एक फिक्र है। डायरी में अपनी दोस्तों को लिखती है, मैं एक ही लम्हा में आप लोगों की जिंदगी से निकल गई हूँ। काश मैं इस दौड़ती हुई ट्रेन को रोक सकती जो मुझे तुमसे हमेशा दूर करती गई, लेकिन फिलहाल ये मेरी समझ से दूर था। मैं अपनी उमंगों, मंसूबों और न जाने किन किन चीज़ों में गर्क थी, लेकिन ये सब अब मुझे गैर अहम, फजूल और गुजर जाने वाली मालूम होती हैं। एक और दुनिया मेरी मुंतजर थी और मुझे अपने आप को इसके हवाले कर देने के सिवा चारा ना था। लेकिन अब मैं अपने आप को एक नहायत शानदार तजवीज़ में ढला हुआ पाती हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर जाहिर हो रही है। उसका डॉक्टर जो क्लेसिया के बारे में हमेशा नुक्ताचीनी करता था, क्यारा और उसके वालिदैन की गवाही से उलझन में पड़ गया और कहता है, जब से मैंने क्यारा लूचे और उसके माँ बाप को जाना है, मेरे अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हुई है। इनके अल्फाज और कामों में हम आहंगी है। मेरी समझ में कुछ आने लगा। 18वीं सालगिरह पर रिश्तेदारों की तरफ से तोहफे के तौर पर उसे 13 लाख लीरे मिले।
اس نے یہ رقم افریقہ میں اپنے ایک دوست کو بھیج دی جو غریب اور بیمار بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیمار صرف اپنی فکر کرتا ہے، وہ صرف اپنی ذات سے سروکار رکھنے والا شخص بن جاتا ہے، لیکن کیارا لوچے ہمیشہ دوسروں کی طرف توجہ دیتی تھی۔ کلیسیا کے لیے جس فکر مندی کا اس نے اظہار کیا، ذرا اس پر غور کریں۔ یسوع سے دور اشخاص، مسیحی مقاصد، تیسری دنیا میں مدد بھیجنے کے لیے رقم جمع کرنا، یہ تمام چیزیں میرے لیے ایک گواہی ہیں کہ یسوع انسانوں میں اپنی ہی محبت کا پیمانہ نقش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا مرکز نہیں بناتے، بلکہ دوسروں کو ایسی فیاضی اور اس جذبہ اثار سے قبول کرتے ہیں جس کا چشمہ صرف خدا کی محبت میں ہے۔ ان سب چیزوں کی کوئی انسانی وضاحت موجود نہیں۔ اس دوران کیارا لوبک کے ساتھ اس کا تعلق بہت قریبی تھا۔ وہ اپنی صحت، اپنی فتوحات اور نئی دریافتوں کے بارے میں اسے باخبر رکھتی۔ 30 دسمبر 1989 کو کیارا نے اسے جوابی خط میں لکھا: تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ جن 2 کی کانگریس واقعی روح القدس کا ظہور ثابت ہوئی اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ تم خدا کی محبت کا جواب دینے اور تحریک کے لیے اسے اپنی مسلسل ہاں کہنے کے لیے ہمتاً تیار ہو۔ میں اپنی دعاؤں اور پوری محبت کے ساتھ مسلسل تمہاری خبر رکھتی ہوں۔ تمہاری خواہش کے مطابق میں نے تمہارے لیے یہ کلام حیات چنا ہے، جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے۔ چاؤ کیارا، میں روح القدس سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں مضبوطی کی نعمت عطا کرے تاکہ تیری روح یسوع متروک میں ہمیشہ گاتی رہے۔ بے حرکت ہونے کے باوجود کیارا لوچے نہایت سرگرم تھی۔ پورے دل کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے ساوانا میں ابھرنے والے نئے نوجوانوں کے گروپ کی پیروی کرتی ہے، کانگریسوں اور مختلف سرگرمیوں میں پیغامات، کارڈ اور پوسٹر بھیج کر اپنی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اپنے اسکول کی ساتھیوں اور دوستوں کو جین سے ملوانے کے لیے پاگل ہو جاتی تھی۔ اس نے بہتوں کو 1990 کی جین فیسٹ میں دعوت دی۔ اسے خود یہ خوشی ملی کہ اپنی ایک جین دوست کے گھر سے ڈش اینٹینا کے ذریعے یہ پروگرام ڈائریکٹ دیکھا۔ مارچ 1990 میں اپنے علاقے کے تمام جین کے لیے تحفے کے طور پر یہ پیغام ریکارڈ کرایا۔ یسوع کی ہمارے درمیان موجودگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، میں آپ کو مختصر طور پر اپنا تجربہ بتانا چاہتی ہوں، جو میں نے تھوڑا عرصہ پہلے تورینو میں کیا تھا۔ معمول کے مطابق میں کچھ دنوں کے لیے ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ ٹانگوں کے خاص چیک اپ کے لیے مجھے ایک دوسرے ہسپتال میں جانا پڑے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے چند سوالات کیے تو پتہ چلا کہ مجھے بے ہوش کر کے ایک چھوٹا سا آپریشن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کیونکہ مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا تھا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹروں نے یہ چھوٹا لیکن ناگوار آپریشن شروع کیا تو ایک شخص وہاں آ پہنچا۔ ایک عورت ایک روشن مسکراہٹ کے ساتھ، نہایت خوبصورت،